गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 8th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 4 जिसका नाम है राष्ट्रीय एकीकरण, है ना। तो हम राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए कि राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्र के अस्तित्व का आधार है। राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, इसे समझने के लिए राष्ट्र क्या है यह समझना आवश्यक है। राष्ट्र राज्य का पर्यायवाची नहीं है। राष्ट्र एक निश्चित जाति भी नहीं है। मोटे तौर पर राष्ट्र किसी निश्चित भूभाग में निवास करने वाले भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इकाई के निवासियों की अनुभूतियों से यह सामूहिक चेतना का नाम है ना। तो समझ में आया राष्ट्र क्या है, एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाले भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इकाई में के निवासियों की अनुभूति की सामूहिक चेतना का नाम है। इस रूप में राष्ट्र एक भावात्मक इकाई है और राष्ट्रीय एकीकरण उसके अस्तित्व की महत्वपूर्ण शर्त या स्थिति है। ठीक है, इस रूप से क्या होता है कि राष्ट्रीय क्या है, हमारी भावात्मक इकाई है और राष्ट्रीय एकीकरण उसके अस्तित्व की महत्वपूर्ण शर्त है। अब आगे देखिए राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। तो राष्ट्रीय एकीकरण का अभिप्राय है राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव के बिना उनमें परस्पर समान अनुभूतियों और सुख दुख की एकता की भावना का होना। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, जो हमारा राष्ट्र है इसमें जो निवासी रहते हैं उनके बीच जाति, पाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना परस्पर समानता बनाए रखना। ठीक है, राष्ट्र के निवासियों के मन में व्याप्त एकता की भावना राष्ट्रीय एकीकरण का आधार है। राष्ट्रीय एकीकरण नागरिकों के विचार, व्यवहार और संकल्प से उत्पन्न होता है। एक नागरिक के नाते प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उन शक्तियों और विचारों का विरोध करे और उसका सामना करे जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमज़ोर देती हैं। तो देखिए राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। राष्ट्रीय एकीकरण का अभिप्राय राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना उनके बीच परस्पर क्या है, अनुभूति, सुख दुख की एकता की भावना बनाए रखना होता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण मूलतः राष्ट्र में भावात्मक एकीकरण है। राष्ट्र के निवासियों के मन में व्याप्त एकता की भावना राष्ट्रीय एकीकरण का आधार है। समझ में आया। अब आगे देखते हैं हम। देखिए राष्ट्रीय एकीकरण नागरिकों के विचार, व्यवहार और संकल्प से उत्पन्न होता है। एक नागरिक के नाते प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उन शक्तियों और विचारों का विरोध करे और उसका सामना करे जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमज़ोर करती है तथा ऐसे कार्य करे जिससे राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय एकीकरण मजबूत होता है। आगे देखते हैं हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो देखिए हम राष्ट्रीय एकीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। प्राचीन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या कभी नहीं रही है। समय समय पर कुछ लोग और जातीय समुदाय बाहर से अवश्य भारत आते रहे हैं तथा अधिकांश लोगों ने वापस न जाकर भारत को ही अपना घर बना लिया। वे भारतीय संस्कृति और समाज के अंग बन गए हैं। वे यहाँ घुल मिल गए हैं। उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज, उपासना पद्धति और जीवन शैली भारतीय समाज में धीमे धीमे समा गई है। इस प्रक्रिया से यहाँ का समाज और संस्कृति और भी समृद्ध हुई है। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तब उसका अर्थ किसी एक पंथ अथवा किसी एक समुदाय की संस्कृति नहीं अपितु समूचे भारतवर्ष की संस्कृति से होता है। प्राचीन समय में राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने की दृष्टि से अनेक कार्य सहज ही किए जाते रहे। इनमें सबसे बड़ा कार्य था भारतीयों में भ्रमण करने की प्रवृत्ति को विकसित करना। प्राचीन समय से ही देश के एक स्थान से दूसरे स्थानों पर श्रद्धा भक्ति से प्राचीन समय से ही देश के एक स्थान से लोग दूसरे स्थानों पर श्रद्धा भक्ति से आते जाते रहे हैं। इसमें चारों धामों बद्री विशाल, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारिका की यात्रा का काफ़ी योगदान रहा है। इसी प्रकार प्रति तीसरे वर्ष क्रमशः 4 अलग अलग स्थानों में लगने वाले महाकुंभ में आम जनता का पहुंचना भी राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक रहा है। इन व्यवस्थाओं ने सभी भारतीयों के मन में एकता की भावना को विकसित किया है। अब देखिए हम जानते हैं कि इसके बारे में राष्ट्रीय एकीकरण का स्वरूप। तो राष्ट्रीय एकीकरण का स्वरूप 2 प्रकार का होता है। एक स्वरूप वह है जो एक रूपता पर आधारित है, अर्थात भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, पंथ, उपासना पद्धति। राष्ट्रीय एकीकरण का दूसरा स्वरूप है ऊपरी तौर से दिखने वाली बहुरूपता के बावजूद आंतरिक रूप से एकता का होना, अथवा राष्ट्र में रहने वाले लोगों की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, पंथ आदि अलग अलग हो सकते
हैं, तथापि सभी राष्ट्र का हितों के संबंध में समान दृष्टिकोण और सोच है। राष्ट्रीय मुद्दों पर जैसे राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता के संबंध में सभी की अनुभूति और सोच समान है। भारत के संदर्भ में यदि राष्ट्रीय एकीकरण की बात करें तो यहाँ दूसरे प्रकार का राष्ट्रीय एकीकरण देखने को मिलता है। भारत एक विशाल देश है जो आकार में रूस को छोड़कर लगभग यूरोप के बराबर है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका विश्व में दूसरा स्थान है। यहाँ 250 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। 22 भाषाओं को संविधान में राष्ट्रीय भाषाओं के स्वरूप में अधिसूचित किया गया है। पंथ और उपासना पद्धति की दृष्टि से भारत में विश्व के लगभग सभी पंथ और उपासना पद्धतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ हिंदुओं के अलावा मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख और कई धर्म के मानने वाले रहते हैं। स्वाभाविक है कि उनमें वेशभूषा, खान पान, रहने के तौर तरीके और उपासना पद्धतियों में अंतर है, पर इसके बावजूद सभी में राष्ट्रीय हितों को लेकर एकता है। इसी को अनेकता में एकता कहा गया है। राष्ट्रीयता की भावना हमारी एकता को शक्ति प्रदान करती है। इसलिए भारतवासी कहते हैं, श्रीनगर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपना माटी। ठीक है, आगे देखिए, हम जानते हैं राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्व। अब देखिए, हम जानते हैं राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्व। तो भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए समय समय पर अनेक प्रयास हमारे राष्ट्र नायकों ने किए हैं। भारतीय संविधान में ऐसे आदर्शों और सिद्धांतों का समावेश है जिनमें भारत की एकता शक्तिशाली होती है। ये सिद्धांत भारत की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक होते हैं। ये लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, एकीकृत न्याय व्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, समान राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रीय पर्व आदि। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं। ये प्रतिनिधि जनता की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि जनता ही इन्हें चुनाव में चुनकर भेजती है। अब देखिए, पहला अधिकार कौन सा हमारा? समान मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ये मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त है। नागरिकों के कल्याण एवं सर्वांगीण विकास हेतु मूल अधिकार महत्वपूर्ण है। नागरिकों के विकास के अवसर प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय आदि का प्रावधान है। इन संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को संरक्षण प्राप्त है। प्रत्येक समुदाय को अपने धर्म एवं भाषा आदि की स्वतंत्रता प्राप्त है। नीति निर्देशक सिद्धांत भी निर्धनों, शोषितों और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की पूर्ति के उपाय करने के लिए सरकार का मार्ग निर्देशन करते हैं। दूसरा है हमारा ये समान मौलिक कर्तव्य, है ना। एक तो सबसे पहले क्या आता है? पहले समान मौलिक अधिकार कि हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। फिर दूसरा आता है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्यों का भी भारतीय संविधान में उल्लेख है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। सभी नागरिकों को भारत की एकता और अखंडता हेतु राष्ट्र की सेवा को सदैव तत्पर रहना चाहिए तथा बंधुत्व की भावना का निर्माण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। भारत में लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका का है। भारत में संघ अथवा केंद्र और राज्यों के कानूनों को लागू करने के लिए एकहरी न्याय व्यवस्था है। भारत की न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है और उसका गठन एक पिरामिड के रूप में होता है। तीसरा कौन सा सहायक तत्व है? तो पंथ निरपेक्ष। हमारे संविधान ने भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है। प्रत्येक धर्म के अनुयायी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सरकार किसी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करेगी। फिर देखिए अगला तत्व कौन सा है? समान प्रतीक चिन्ह। भारत के संविधान में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को भी अपनाया गया है जो समस्त नागरिकों को आदर्श एवं निष्ठा के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, राष्ट्रगान, जनगणमन, राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम, राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक चिन्ह आदि। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय भावना को बल प्रदान करते हैं और एकता की स्थापना करते हैं जो राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक हैं। भारत में विभिन्न संप्रदाय, जाति और भाषा के लोग हैं जिनके अपने रीति रिवाज और त्यौहार हैं, किंतु हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व भी हैं। ये हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। इन्हें सभी भारतवासी उल्लासपूर्वक मनाते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल होती है। अगला पॉइंट वह है हमारा, और ये लास्ट पॉइंट कौन सा है? पर्यटन और राष्ट्रीय एकीकरण। तो प्रारंभ से ही पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण का प्रमुख सहायक तत्व रहा है। इतने विशाल देश को समझने में और सभी में एकता का भाव जागृत करने में पर्यटन सहयोगी होता है। पर्यटन से हम एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे की विशेषताओं और समस्याओं को समझते हैं, जिसके कारण समान भाव, विचार और दृष्टिकोण विकसित होता है। पर्यटन देश की संस्कृति को, आर्थिक और औद्योगिक विकास को तथा विकास के नए आयामों को समझने में सहायक होता है।
हमारा देश फूलों की एक माला के समान है। इस माला में अनेक रंग और महक वाले फूल एक धागे में पिरोए गए हैं। इसका सरल अर्थ यह है कि हम एक सूत्र में बंधकर इस राष्ट्र में मिलजुल कर आपसी सौहार्द एवं प्रेम के साथ रहते हैं। हमारी राष्ट्रीयता की भावना इसे एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र का स्वरूप प्रदान करती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ ये एक वीडियो समाप्त होता है। आप इसको यहाँ तक पढ़िए और समझिए। अब जो इसका आगे का है राष्ट्रीय एकीकरण में बाधकता, तो हम इसको अगले वीडियो में समझाते हैं। धन्यवाद।